Chapter is straight lines continued. Chapter number 17, straight lines continued. कल का होमवर्क था एक्सरसाइज 17.1. पहले 17.2 सीख लेते हैं, उसके बाद 17.1 के डाउट्स होंगे. अब हमें पढ़ना है स्लोप ऑफ अ लाइन. स्लोप, बट स्लोप ऑफ अ लाइन से पहले इंक्लिनेशन पढ़ते हैं. जरा इंक्लिनेशन क्या चीज है. पेज नंबर 508. स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पढ़ने से पहले इंक्लिनेशन समझो. इंक्लिनेशन क्या वर्ड है. इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन का मीनिंग है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई लाइन है, ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो एंगल बनाएगी, इसको बोलते हैं इंक्लिनेशन. इस एंगल को, फॉर एग्जाम्पल लाइन ऐसे है तो एंगल एक्यूट बनेगा, और लाइन ऐसे है तो एंगल ऑब्ट्यूस बनेगा. अब ये लाइन यहां भी हो सकती थी, तो अब आप ये नहीं कहेंगे ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, आप ये नहीं बोलेंगे एरो उधर है, तब आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये वाला लेंगे. और पैरेलल है तो ये दोनों इक्वल होंगे. जो इस लाइन का इंक्लिनेशन होगा वही इस लाइन का इंक्लिनेशन होगा. कॉमन सेंस ये तो लिख लीजिए. डेफिनेशन भी लिखना चाहो लिख लो, मैं बोल देती हूं. डेफिनेशन क्या चीज हुई, डायग्राम के नीचे आ जाओ. द एंगल विच अ स्ट्रेट लाइन मेक्स विद positive direction of x-axis measured in anti-clockwise direction is said to be inclination. फर्स्ट टू लाइंस कॉपी कर लो इंक्लिनेशन के अंदर. एक बार और बोलती हूँ, बट आप मेरे बोलने के अकॉर्डिंग नहीं, बुक से कॉपी करो. मतलब इसी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो. पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन जो एंगल बनाती है उस एंगल को इंक्लिनेशन कहते हैं. इंक्लिनेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन कितनी झुकी हुई है, स्ट्रेट लाइन कितनी झुकी हुई है एक्स एक्सिस के साथ, उस एंगल को इंक्लिनेशन कहते हैं. और कई बार आपको एमसीक्यू में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वर्ड भी मिल सकता है. खाली इंक्लिनेशन मिले तो भी थीटा की बात हो रही है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वर्ड्स मिले तो भी थीटा की बात हो रही है. ये हमने सीखा स्लोप ऑफ अ लाइन में पहला पॉइंट. अब कोई भी लाइन यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल हुई, क्लास 9th में पढ़ा था हमने, एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस या खुद एक्स एक्सिस को और एक्स एक्सिस इटसेल्फ, क्या बोलते थे ऐसी लाइन को, क्लास 9th में पढ़ा है, इज कॉल्ड. कोई भी एक्स एक्सिस के पैरेलल या खुद एक्स एक्सिस को क्या कहते थे, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड अ हॉरिजॉन्टल लाइन. कोई भी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन हो या खुद एक्स एक्सिस को कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन. एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस और खुद वाई एक्सिस को क्या कहते हैं, बिल्कुल सही, वर्टिकल लाइन. और जो ना पैरेलल हो ना वर्टिकल हो, जो इन डायग्राम्स में है, जो ना पैरेलल हो, जो ना हॉरिजॉन्टल हो ना वर्टिकल हो, इन टेढ़ी लाइंस को कहते हैं ऑब्लीक लाइंस. ऑब्लीक लाइंस. इस केस में थीटा कितना होगा, हॉरिजॉन्टल केस में 0 डिग्री, वर्टिकल के केस में थीटा कितना होगा 90 डिग्री, और ऑब्लिक के केस में कुछ भी हो सकता है, एक्यूट भी ऑब्ट्यूस भी. अ लाइन विच इज
नाइदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल, नाइदर हॉरिजॉन्टल nor vertical is said to be oblique line, देसी भाषा में कह लो टेढ़ी लाइन, oblique line. Slope, slope of a line is used to describe the steepness of the line. Steepness of the line, जैसे वो देखा है आपने फिसलने वाला झूला, क्या बोलते हैं उसको, स्लाइडिंग, स्लाइड बोलते हैं बस, हाँ, फिसलने वाला झूला. जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें स्टीपनेस कम होती है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, उनकी स्टीपनेस कम होती है जिससे वो गिरे ना. बड़े बच्चों के लिए स्टीपनेस ज्यादा होती है, ये एंगल बड़ा हो गया, एंगल बड़ा हो गया, स्लोप बड़ा हो गया. तो स्लोप क्या बताता है हमें, लाइन का झुकाव, उसका स्टीपनेस. ग्रेटर द एंगल, greater will be the steepness. Slope of a line is used to describe the steepness of the line. Slope is denoted by letter M. पूरे चैप्टर में आप स्लोप के लिए लेटर M यूज करने वाले हैं. अब स्लोप के दो फॉर्मूले लिखेंगे और थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे. स्लोप को मैथमेटिशियंस ने उस एंगल का जो टेंजेंट का आंसर आएगा उसको कहा है स्टीपनेस ऑफ अ लाइन. और एक और फॉर्मूला होता है स्लोप का, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. थीटा दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे. लाइन के ऊपर दो पॉइंट दिए हैं x1 y1 x2 y2, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे. दोनों फॉर्मूले सेम क्यों है, एक मिनट आदित्य ये सुन लो, दोनों फॉर्मूले सेम क्यों है. ये दो पॉइंट है x1 y1 x2 y2. अब मैंने यहां से भी परपेंडिकुलर डाल दिया, यहां से भी परपेंडिकुलर डाल दिया, m n, इसे r ले लो, ये भी 90 हो गया. ये थीटा है तो क्या मैं इसको भी थीटा कह सकती हूँ, ये इसको बढ़ा दो कॉरस्पॉन्डिंग, है ना, कह सकती हूँ थीटा. तो अब tan थीटा होता है स्लोप, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ये बताना कितना होगा pm y1 और ओरिजिन से m तक x1, q से लेके n तक कितना होगा x2 y2 के अकॉर्डिंग y2. ये तो ना बताऊं, यदि ये पॉइंट है 3,5 तो वर्टिकल डिस्टेंस विल बी 5 एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विल बी 3 ओरिजिन से, ओरिजिन से इट विल बी x2. तो अब मुझे आप पी आर बता दो, पी आर, पी आर देखो ध्यान फिगर में लिखा है पी आर बेटे, x2 माइनस x1. कुछ ने ठीक बोला, कुछ ने गलत बोला. क्यू आर y2 माइनस y1. अब tan थीटा क्लास 10th, क्लास 10th परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा क्यू आर अपॉन पी आर, tan थीटा. ये आपको प्रूफ नहीं मांगेंगे,
तसल्ली के लिए करा रही हूं। y2 माइनस y1 अपॉन, तो इसलिए थीटा दिया है तो इस फॉर्मूले से स्लोप निकालेंगे, और लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दिए हैं तो इस तरह से स्लोप निकालेंगे। दैट्स इट। तो ये 2 फॉर्मूले स्लोप के, ये भी कर लो कॉपी में, व्हाट्स द बिग डील। और अच्छी क्लियरिटी आ जाएगी कि दोनों फॉर्मूले एक ही बात कैसे हुई। अब आप लिखेंगे स्लोप ऑफ अ वर्टिकल लाइन या पहले स्लोप ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, सोच के बताना। कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन हो, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन हो, उसका स्लोप हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? स्लोप ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, इस कॉन्सेप्ट से सोच के बताओ। इज ऑलवेज क्या? स्लोप ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लोप ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लोप। थोड़ा सा सोच लो प्लीज, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ ना। क्या? ओ भाई, ये होता है स्लोप, ये रहा स्लोप। कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल बनाएगी। जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो आपस में 0 डिग्री एंगल बनाएगी। तो और tan 0 क्या होता था? tan 0 0 होता था। तो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका स्लोप 0 होगा। कोई भी झुकाव नहीं है, 0 झुकाव है, 0 स्लोप। किसी भी हॉरिजॉन्टल स्लोप निकालने के लिए एंगल को यहां भर दो। यदि कोई लाइन 45 डिग्री एंगल बना रही है तो उसका स्लोप होगा tan 45 1। कोई लाइन 30 डिग्री एंगल बना रही है, किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। एंगल हमेशा, यदि आपको वाई एक्सिस से एंगल पता है, किसी लाइन का आपको वाई एक्सिस से एंगल पता है 30 डिग्री, तो tan 30 स्लोप नहीं होगा। आप एक्स एक्सिस से पता कीजिए एंगल। कैसे? ये 30 तो वर्टिकली अपोजिट 30, ये 90, ये 30 तो ये 60, तो स्लोप tan 60 डिग्री √3 होगा। वाई एक्सिस से एंगल नहीं ले सकते। सब कुछ आपके नोट्स में लिखवा रही हूँ, डेफिनेशन में लिखवाया ना, विद एक्स एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप हमेशा। अच्छा, अब इसी कॉन्सेप्ट से सोच के बताओ वर्टिकल लाइन का स्लोप। मैं इंक्लिनेशन नहीं मांग रही, आप मुझे 90 डिग्री बोल रहे हो, स्लोप है 90 डिग्री, वो तो इंक्लिनेशन है 90 डिग्री। स्लोप होगा tan थीटा। तो वाई एक्सिस का और किसी भी वर्टिकल लाइन का स्लोप, वाई एक्सिस का खुद और किसी भी वर्टिकल लाइन का स्लोप, सब वर्टिकल लाइंस का स्लोप नॉट डिफाइंड होता है। डिफाइंड ही नहीं है इनका स्लोप। स्टीपनेस इज नॉट डिफाइंड क्योंकि वो झुकी हुई नहीं है। क्योंकि स्लोप तो किससे संबंधित है? स्टीपनेस से। तो वर्टिकल लाइंस की तो कोई स्टीपनेस ही नहीं है। नॉट डिफाइंड, वर्टिकल लाइंस का स्लोप इज नॉट डिफाइंड। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0। बाकी सारी लाइनों का स्लोप मैं क्यों नहीं बता सकती? एंगल पे निर्भर करेगा ना। यदि 10 डिग्री इंक्लिनेशन है तो स्लोप होगा tan डिग्री। 20 डिग्री इंक्लिनेशन है तो स्लोप होगा tan 20 डिग्री। हर लाइन का अलग अलग स्लोप होगा, बस किसका स्लोप निश्चित है? हॉरिजॉन्टल लाइन का हमेशा 0, वर्टिकल लाइन का हमेशा नॉट डिफाइंड। आगे पूरा चैप्टर स्लोप पे बेस्ड है बेटे, पूरा चैप्टर। ये भी लिख लो भैया, कहीं आपसे कोई पूछे एक्स एक्सिस का स्लोप बताओ और आपको हमें नहीं पता,
कोई आपसे पूछे वाई एक्सिस का स्लोप बताओ और आप कहो हमें नहीं पता, तो वर्टिकल लाइन ब्रैकेट में लिख लो और वाई एक्सिस। अब आपको कौन कौन से डिग्री की वैल्यूज याद है? 0 डिग्री हमें याद है, 30 डिग्री की हमें सारी वैल्यूज याद है, साइन भी, कॉस भी, टैन भी। 45 डिग्री हमें याद है, 60 डिग्री हमें याद है, 90 डिग्री भूल तो नहीं गए? एक काम करें, सारी ही लिख लें, और 4 हमें नहीं याद करनी है। 120 डिग्री, 4 वाले बच्चे टैन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री रटते नहीं, क्योंकि उन्हें उनके सिलेबस में क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। तो वहां उन्हें साइन 120 डिग्री कैलकुलेट करना सिखाया जाता है 120 डिग्री को ब्रेक करके। अप्लाइड मैथ में ट्रिग्नो नहीं है, हम लोग रटेंगे। उसके लिए पूरा हमें चार्ट और ट्रिग्नो सीखना पड़ेगा, सिलेबस में है नहीं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम 0 डिग्री सारी बना लेते हैं। देर कितनी लगेगी, 10th क्लास की भी बना लेते हैं, और अब जो हमें रटनी पड़ रही है वो भी बना लेते हैं। 120, 135, 150, 180, 4 अब हमें करनी है, 5 हमें ऑलरेडी पहले से आती हैं। कोई बात नहीं, ज्यादा देर नहीं लगेगी, कर लेते हैं। और सारे नहीं करने, केवल साइन, कॉस और टैन, साइन, कॉस और टैन। साइन 0 0, कॉस 0 1, टैन 0 0, साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, और इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो टैन की तो अपने आप ही बन जाती थी। साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, इन दोनों को डिवाइड कर दो, साइन 45 1, साइन 60 √3/2, 1/2, इन दोनों को डिवाइड कर दो, साइन 91, कॉस 90 0, 1 और 0 को डिवाइड कर दो, 45। अब 120 डिग्री की हमें याद करनी है। साइन 120 डिग्री √3/2, कॉस 120 डिग्री 1/2, दोनों को डिवाइड कर दो, tan 120 डिग्री -√3। अब यदि आप पजल हो गए, क्योंकि अब हम ट्रिग्नोमेट्री से निकालना नहीं सीख सकते वैल्यू, उसके लिए पूरी एक क्लास लगेगी और आगे यूज नहीं है। क्लास 12th में भी किसी भी क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री इंक्लूडेड नहीं है। अब देखो ये क्यों, क्या मजबूरी है याद करना। मान लो एंगल बना रही 135 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ, तो स्लोप क्या हुआ, tan 135 डिग्री। वैल्यू तो पता होगी तभी तो स्लोप लिख के आओगे, तो इसलिए मजबूरी में बस थोड़ी सी वैल्यूज याद कर लो, मजबूरी। है पुराने वाली, कुछ नेगेटिव हो गई, नेगेटिव हो गई तो कोई सिमेट्री बना के याद कर लो। देखो जिन्हें दो को ऐड करके 180 आता है, 120 किसके साथ 180 देता है, 60 के साथ, तो 60 वाली वैल्यूज लिख दो। 135 किसके साथ 180 देता है, तो 45 वैल्यूज 45 वाली लिख दो। 150 किसके साथ 180 देता है, 30 के साथ, 30 वाली लिख दो। 180 किसके साथ 180 देगा, 0 के साथ, तो 0 वाली लिख दो। कॉस वाली सारी नेगेटिव, साइन वाली सारी पॉजिटिव, क्योंकि हम कोर के बच्चों को सिखाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में साइन के सारे आंसर पॉजिटिव होते हैं, कॉस के सारे आंसर नेगेटिव होते हैं, और ये सारे एंगल कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। 90 से बड़े, 180 से छोटे। देखो याद करने का तरीका दोबारा सुनो, बढ़िया तरीका है।
जो भी एंगल जिसके साथ 180 दे रहा है वो वैल्यू हमें पहले से याद है, वो वाली वैल्यू लिख दो। कॉस में सारे नेगेटिव, साइन में सारे पॉजिटिव। 135 45 में ऐड करके 180 देता है, 45 वाले आंसर लिख दो। कॉस में नेगेटिव, साइन में पॉजिटिव, है ना। एक वो मिल गया याद करने का, सिमेट्री। ऑनलाइन वाले बताएं, इज दैट ओके? यस मैम। यस मैम। जो कॉपी कर चुके हैं एग्जाम्पल 1 पर आ जाइए। Slope of a line joining 3 minus 2 minus 1 4। स्लोप का फॉर्मूला लिख दो। y2 में से y1 घटा दो, x2 में से x1 घटा दो। -3/2 इज द स्लोप। y2 में से y1 घटा दो, x2 में से x1 घटा दो। y2 में से y1 घटा दो, x2 में से x1 घटा दो। पार्ट 1, अब की बार इंक्लिनेशन दिया तो स्लोप का दूसरा फॉर्मूला लगेगा। इंक्लिनेशन देने पर दूसरा फॉर्मूला लगता है। tan 150 डिग्री यहां से उठा लो, टेबल आपने याद कर ली। इनकी तरह ब्रेक करके मत दिखाना, इन्होंने कोर मैथ की तरह किया है, हमें ये ब्रेकिंग नहीं आती। आप टेबल से रटी हुई वैल्यू लिखाइएगा, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो क्या सीखा इन दो क्वेश्चन में आपने? एक क्वेश्चन में एक फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड स्लोप निकाला, दूसरे क्वेश्चन में एंगल पता हो तो कैसे स्लोप निकालते हैं, और 2 पॉइंट्स ऑन अ लाइन पता हो तो कैसे स्लोप निकालते हैं। तो ये हमसे स्लोप का फॉर्मूला थोड़ा प्रैक्टिस हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, पहले सब लोग 1 और 2 कर लो। यहाँ भी पहले फॉर्मूला लिख दो, चाहे बेशक बीच में tan थीटा, फिर भर दो वैल्यू। इसमें मैंने केवल पार्ट 1 में फॉर्मूला लिखा, हर पार्ट में फॉर्मूला लिखोगे उतना ज्यादा माइंड में प्रिंट हो जाएगा, जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे। जो 2 कर चुके हैं 3 ट्राई करो। ओके, इंक्लिनेशन मांगा है और दिए हैं 2 पॉइंट, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 6 अपॉन माइनस, नहीं 6 नहीं सॉरी, 5 अपॉन -5। स्लोप तो मैंने बता दिया, मांग इंक्लिनेशन रहे हैं, अब क्या करूं? 2 पॉइंट दे रखे हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x, स्लोप तो मैंने बता दिया, बट उन्होंने स्लोप नहीं मांगा, उन्होंने इंक्लिनेशन मांगा। वेरी गुड। स्लोप का दूसरा फॉर्मूला होता है tan थीटा। अब मैं टेबल पे जाऊंगी, -1 होता है tan 135। अब मैं कंपेयर कर दूंगी, लो भाई इंक्लिनेशन बता दिया। यानी इस क्वेश्चन में स्लोप के दोनों फॉर्मूले यूज हो गए। इंक्लिनेशन याद रखोगे, इंक्लिनेशन मतलब स्लोप नहीं, थीटा मांगा है। और ये थीटा एंगल किसके साथ बनता है? लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में।
अच्छा हाँ, वैसे तो ये चीज आपको क्लियर है, एक बार और मुझे क्लियरिटी दे दो। क्या मैं ये एंगल को इंक्लिनेशन कह सकती हूँ? नहीं, ये क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज एक्स एक्सिस से लाइन तक का एंगल ये होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये नहीं होगा कभी भी, वरना स्लोप गलत हो जाएगा। ये छोटा एंगल है, ये बड़ा एंगल है, स्लोप उल्टा हो जाएगा, सारा गलत हो जाएगा। तो ये भी पता होना चाहिए, एक्स एक्सिस से लाइन तक इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लाइन से, अब आप कुछ बच्चे कहते हैं मैम ये लो हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। लाइन से एक्स एक्सिस तक नहीं जाना है, एक्स एक्सिस से लाइन तक जाना है। एग्जाम्पल 4 ट्राई कीजिए। बची हुई टेस्ट नोटबुक्स कहाँ है, देना। एग्जाम्पल नंबर 4। अब हमें स्लोप निकालना है। ओके, ये देखो कर दिया क्वेश्चन टेढ़ा। अब हमें, अब ये मैं जो डायग्राम बना रही हूं जस्ट फॉर क्लियरिटी, जो लाइन ओरिजिन से पास हो और पी क्यू के मिड पॉइंट से पास हो। 0 - 4 पी तो ये रहा, 8, 0 क्यू ये रहा। पी क्यू का मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल लूंगी एक्सरसाइज 1 से। ये रहा ओरिजिन, ओरिजिन मिड पॉइंट से जोड़ते हुए ये जो लाइन गई, इस लाइन का स्लोप मांगा है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट मुझे पहले से पता है, आर के कोऑर्डिनेट्स मैं पता कर लूंगी, बिकॉज आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो मैंने ये फेयर डायग्राम कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बनाया। किसका स्लोप मांगा है? पी क्यू का नहीं मांगा, ओ आर का मांगा है। ओ आर लाइन का मांगा है, पी क्यू का नहीं स्लोप मांगा। तो आर पता कर लो, क्योंकि इसमें एंगल का तो कोई रोल ही नहीं है, एंगल का तो कोई रोल ही नहीं है, तो पहला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, आर के कोऑर्डिनेट्स 0 + 8/2 -4 + 0/2, दैट इज 4, -2। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट पहले से ही पता है, देयरफॉर स्लोप ऑफ ओ आर विल बी y2 - y1/x2 - x1। तो वो क्वेश्चन को कितना भी घुमा के दे दें, यदि बेसिक स्ट्रांग है ना, आप किसी भी घूमे हुए क्वेश्चन को सीधा करके सॉल्व कराओगे। क्या घुमा के दिया क्वेश्चन? किस लाइन का स्लोप? जो ओरिजिन और पी क्यू के मिड पॉइंट को जोड़कर जो लाइन बनेगी उसका स्लोप बताओ। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डायग्राम हमारा, यस बेटे। हम एक बार रिपीट कर दो। ओके, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ पहले। यस मैम, पढ़ ली। तो किसका स्लोप मांगा है? ओरिजिन को पी क्यू के मिड पॉइंट से जोड़ते हुए जो लाइन बनेगी इसका स्लोप मांगा है। अब थीटा तो मुझे पता नहीं, फिर तो मैं स्लोप tan थीटा कर देती, लेकिन मुझे ओ आर में ओ पता है, यस और मैम। आर मैंने 17.1 से निकाल लिया। हाँ जी, ठीक है ओके मैम। यस, रजत ने ये गलती पकड़ ली, y2 को मैंने यहाँ 2 लिख दिया गलती से। y2 तो क्या था? -2। लास्ट एग्जाम्पल, सॉल्यूशन छुपा के ट्राई करो, इट्स अ रिक्वेस्ट। सॉल्यूशन हाइड करके ट्राई करो। 17.2 इज द होमवर्क, और इसके बाद हम करेंगे 17.1 के डाउट्स।
और कल शुरू करेंगे 17.3। Done 5. Very good. Determine the value of x. Inclination is 135. इसका मतलब slope is 135 and slope is also y2 minus y1 upon x2 minus x1. And एक लाइन का यूनिक स्लोप होता है, ये भी नोट कर लेना कहीं। एक लाइन के दो दो स्लोप नहीं पॉसिबल है, एक लाइन का एक ही यूनिक स्लोप होगा। सो दीज टू स्लोप्स मस्ट बी इक्वल। सो द वैल्यू ऑफ x विल बी 10। तो ये 17.2 आपको बहुत इजी लगी होगी, बट इट इज द बेसिक फॉर द होल चैप्टर। आगे हर चैप्टर में आपको, सॉरी क्या बोल रही हूं मैं, फॉर द होल चैप्टर आगे हर एक्सरसाइज में आपको स्लोप, हर क्वेश्चन में स्लोप वर्ड मिलेगा, इतना ज्यादा यूज होगा ये सब। तो 17.2 हमें अच्छे से आ जाए तो आगे हमें हेल्पफुल रहेगा। चलिए अब बोल दीजिए आप लोगों ने जो जो डाउट्स बोले थे, बोलिए डाउट्स। एक 13, 14, 17, तीन ही थे, बड़े आराम से हो सकते हैं तीनों। कोई और डाउट है तो और डाउट भी बता दो। कोई भी स्टूडेंट तीनों में से कोई नहीं करेगा बोर्ड पे, मुझे ही करने हैं तीनों? नहीं नहीं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एरो की तरफ से राइट हैंड साइड से लाइन तक जाना है। वो तो ये वर्टिकली अपोजिट है, इक्वल होगा, बट डायग्राम में हमेशा क्या शो करते हैं, वो तो चांस की बात है इक्वल हुआ। इंक्लिनेशन लेने का तरीका होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लाइन तक, चाहे लाइन ओरिजिन से इधर भी है तो भी फिंगर्स उधर, ऐसे ये वाला एंगल होगा। वो तो वर्टिकली अपोजिट के कारण चांस की बात है, इक्वल है, बट इंक्लिनेशन उसे ही बोलते हैं ऊपर वाले ना। नो, इन तीनों में से कोई नहीं आ रहा, कोई भी करने। If the vertex of a triangle is 1, 1 and the midpoint of the two sides through its vertex are, इस वर्टेक्स से ये जो दो साइड AB और AC बनी उनके मिड पॉइंट है ये सेंट्रॉइड, बताओ ये मिड पॉइंट है, DE मिड पॉइंट है, कह रहे हैं सेंट्रॉइड बताओ, सेंट्रॉइड बताओ। X, Y, अल्फा कॉमा बीटा, X, Y, अल्फा कॉमा बीटा। D is the midpoint of AB. X plus 1 upon minus 1, sorry, X plus 1 upon 2, Y plus 1 upon 2 is equal to, on comparing X की वैल्यू मिली -3 and Y की वैल्यू मिली 3। लो भाई B आ गया, B तैयार है। इतना इजी क्वेश्चन डाउट में। E is the midpoint of AC. Alpha plus 1 upon 2, beta plus 1 upon 2 is equal to 3,2। एब्सिसा को एब्सिसा से कंपेयर, अल्फा 5 आ गया। ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट से कंपेयर, 2 2 जा 4, बीटा 3 आ गया। सी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 5,3। अब सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स भी बताने की नीड रह गई। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स
तीनों एब्सिसा ऐड कर दो, -3 +1 +5 अपॉन 3, तीनों ऑर्डिनेट ऐड कर दो, 3 1 और 3, 3 1 और 3, एंड पीछे से आंसर मैच करो। इतने इजी क्वेश्चन में नहीं अटकना बेटा। P इज एनी पॉइंट, मुझे नहीं पता P कहाँ है, P जहां भी है, हमें नहीं पता P कहाँ है, P जहां भी है, PBC का एरिया लेना है और ABC का एरिया लेना है। P जहां भी है, एरिया की रेशो ये लाके दिखानी है। तो ये रफ डायग्राम है, पता नहीं P ट्रायंगल के अंदर है, P इधर है, P कहाँ है हमें नहीं पता, P कहाँ है। रेशो में कौन ऊपर है, कौन सा नाम पहले है, तो PBC का एरिया पहले निकालो, ABC का एरिया बाद में निकालो, और दोनों एरिया को डिवाइड कर दो, आ गई रेशो। अब PBC फिर मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, किसी के पास है PBC का एरिया, इतनी तो हेल्प कर दो। अभी निकालो PBC का एरिया, ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, जो आप बताओगे वो मैं मॉडुलस में भर दूंगी। फिर ABC का एरिया भी कोई निकाल के मुझे बता दो। चलो, मैम बीस कल तो तो हमने इतने सेवन सारे एक्स एरिया अपॉन निकाले, कल और परसों। मैम फॉर्मूला रिकॉल करा दूं, x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2, मॉडुलस के अंदर, बिकॉज एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक्सक्यूज मी मैम, एरिया, तो मुझे एक्सक्यूज मी PBC और मैम, ABC का एरिया दो तो पता चलेगा आंसर क्यों नहीं मैच हुआ, क्या डाउट आया। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटे, मैम पीबीसी और एबीसी का एरिया मैंने निकाला हुआ है। बोलो। पीबीसी का तो है हाफ इंटू मॉड 7x प्लस 7y माइनस 14, इसका 49/2। यहां से तो मैं मतलब मॉडुलस हटा ही सकती हूँ। मैम 49 है वैसे, फिर अच्छा, वो पॉइंट में। ओके ओके ओके, अब मैंने मॉडुलस हटा दिया, बट वहां से मैं मॉडुलस हटाने का डेयर नहीं कर सकती। रिक्वायर्ड रेशो 7 कॉमन, 49/2, 2 से 2 कट गया, मल्टीप्लाई में मॉडुलस डिवाइड हो जाता है, 7 का मॉडुलस अलग हो जाएगा, इसका मॉडुलस अलग हो जाएगा। मल्टीप्लाई में मॉडुलस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिवाइड में भी मॉडुलस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट में मॉडुलस डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा इसको बुक वाला आंसर कैसे बनाएं, अब वो मेरे वाला वही लॉजिक यूज करो कि इस, फिर हम क्या करते हैं, इसको मॉडुलस में ही रहने दो, इसको मॉडुलस में ही रहने दो, हाफ इंटू मॉडुलस 49, और अभी अभी मैंने क्या कहा, मल्टीप्लाई में मॉडुलस डिवाइड हो जाता है, और अब मैं कंबाइन कर रही हूं, आज मैं उल्टा काम कर रही हूं, मॉडुलस को मैंने कंबाइन कर दिया आदवी का, बुक वाला आंसर बनाने के लिए। देखो ये कहीं लिख लो बेटे, डिवीजन में और मल्टीप्लाई में
मॉडुलस डिस्ट्रीब्यूट और कंबाइन हो सकता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट में ये पॉसिबल नहीं है। चलो इसका भी रीजन सुनो। हेलो सुनो, ये मैंने दो नंबर लिए ऐड में, यदि मैंने मॉडुलस ऐड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्या आंसर आएगा बताओ? क्या आंसर आएगा? 10 आएगा ना, बट इसका आंसर बताना कितना है? 6। तो कैसे कर दिया? तो एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में मॉडुलस डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होता है। आद्विका, इज दैट ओके? Yes, ma'am. मैम मेरा डाउट तो 14 था पर। हाँ अभी कर तो रहे हैं, वेट कर रही हूँ। ओके 17 इजी था इसलिए पहले किया। ओके। अच्छा, आपका आपको ये क्लियर था? यस मैम। आपका डाउट नहीं था ये? अच्छा ठीक है बेटा, नहीं ओके। मैम। मुझे लगा आप एरिया निकालने के बाद पजल हो गए, मुझे ऐसा लगा। ओके, उसमें अभी एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 14 एक तरह से आउट ऑफ सिलेबस दे दिया इन्होंने। ये हमें 10th में भी नहीं पढ़ाया, 11th की थ्योरी में भी नहीं पढ़ाया। इसको बोलते हैं इन सर्कल जो तीनों साइड को टच करे, और इसके सेंटर को बोलते हैं इन सेंटर, और ये होते हैं इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स के फॉर्मूले। स्मॉल ए कैपिटल ए के सामने वाली साइड होती है, स्मॉल बी कैपिटल बी के सामने वाली साइड होती है, स्मॉल सी कैपिटल सी के सामने वाली, x1 y1। तुम्हें इसमें सब चीजें पता है। पहले 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी भी पता करो, तो टाइम कंज्यूमिंग है। करते हैं सब लोग मिलकर। स्मॉल ए पता करो डिस्टेंस फॉर्मूले से, स्मॉल बी पता करो डिस्टेंस फॉर्मूले से, स्मॉल सी पता करो डिस्टेंस फॉर्मूले से, और फिर इसमें फॉर्मूले सारी वैल्यूज पुट करो और देखो आंसर बुक वाला आ रहा है क्या। ये अपने नोट्स में ऐड कर लिया फॉर्मूला। अब ये इसमें हमने ax1 भर दिया, bx2 cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, और एक बच्चे का आंसर मैच हो गया है, तो इट मींस सही ट्रैक पर हम जा रहे हैं। कल हम 17.3 शुरू करेंगे। ये मेरी बुक में भी फॉर्मूला ऐड कर दो। कल करेंगे 17.3।